दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज आपके लिए पार्ट 2 थर्मोडायनेमिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं जो आपके वेरियस एग्जाम में काम आएंगे, जैसे एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, या आपके जो सेमेस्टर के एग्जाम होते हैं उसमें वाइवा पूछे जाते हैं, उसमें भी काम आएंगे। तो मेनली हम ये पार्ट एसएससी जेई से उठा रहे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करेगा। तो चलिए आज हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन 26 में क्या बोलता है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू द सेचुरेशन टेम्परेचर एट ए गिवन कांस्टेंट प्रेशर इज डिफाइंड एज। तो आपसे पूछता है कि कितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा, जरूरत होगा 1 kg वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस से सेचुरेशन टेम्परेचर तक उठाने पे एट कांस्टेंट प्रेशर को, उसे हम क्या बोलते हैं। पहला ऑप्शन है सुपर हीट, दूसरा ऑप्शन है एंट्रोपी, तीसरा ऑप्शन है लेटेंट हीट, चौथा ऑप्शन है सेंसेबल हीट। तो क्या होगा बताइए। इसका आंसर होगा डी, सेंसेबल हीट। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सेंसेबल हीट बोलते हैं, जो 1 kg ऑफ वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस से सेचुरेशन टेम्परेचर तक उठाता है। ठीक है, कुछ कुछ आप पॉइंट याद रख लीजिए जो काम आएगा। यूनिट है 1 कैलोरी को कितना होता है, 4.18 जूल होता है। ठीक है, तो किसी किसी क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे कैलोरी का मतलब क्या, कैलोरी क्या है। ठीक है, तो ये क्वांटिटी बताता है। ठीक है, कैलोरी क्या है, क्वांटिटी बताता है, क्वांटिटी ऑफ हीट। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है कैलोरीज इज मेजर ऑफ। ठीक है, कैलोरी क्या चीज मेजर करते हैं। पहला ऑप्शन है स्पेसिफिक हीट में, दूसरा ऑप्शन है क्वांटिटी ऑफ हीट में, तीसरा ऑप्शन है थर्मल कैपेसिटी में, चौथा ऑप्शन है एंट्रोपी में। तो कैलोरी हम क्या चीज मेजर करते हैं, अभी आपको बताया ये है क्वांटिटी ऑफ हीट। ठीक है, तो कैलोरी क्या चीज होता है, एक क्वांटिटी ऑफ हीट होता है। किस तरह, क्योंकि हम 1 कैलोरी इक्वल टू कितना लिखते हैं, 4.18 जूल लिखते हैं। ठीक है, तो कैलोरी क्या है, जूल हो गया एनर्जी का यूनिट हो गया, लेकिन कैलोरी क्या है, एक बताता है आपका क्वांटिटी ऑफ हीट। ठीक है, क्या बताता है, क्वांटिटी ऑफ हीट बताता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 28 में। ऑल गैसेस बिहेव आइडियली अंडर, सभी गैसेस बिहेव करते हैं आइडियली किस कंडीशन में। पहला वैक्यूम कंडीशन में, दूसरा लो प्रेशर कंडीशन में, तीसरा हाई प्रेशर कंडीशन में, चौथा हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर कंडीशन में। तो आप बताइए कोई भी गैसेस बिहेव आइडियली कब करता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो लो प्रेशर कंडीशन और हाई टेम्परेचर होना, टेम्परेचर तो आपका हाई होना चाहिए लेकिन प्रेशर कम होना चाहिए। उस कंडीशन में जितने भी गैसेस हैं सब आइडियली बिहेव करते हैं। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 29 है। इफ ए गैस वेपर इज अलाउड टू एक्सपेंड थ्रू ए वेरी मिनट अपर्चर देन सच ए प्रोसेस इज नोन एज। तो 29 क्वेश्चन में पूछता है, जो एसएससी जेईई में आया क्वेश्चन है, अगर गैस वेपर को अलाउ किया एक्सपेंड होने के लिए थ्रू ए वेरी, बहुत कम मिनट में अगर वो एक्सपेंड हो जा रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्री एक्सपेंशन या थ्रोटलिंग। तो इसे हम क्या बोलते हैं, फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन का क्या मतलब है, जैसे फ्री एक्सपेंशन का मतलब ये कि आपका गैस कुछ ही मिनट में एक्सपेंड हो जा रहा है। इसमें क्या होता है, फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन हम जीरो लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्क डन हम जीरो लेते हैं, लेकिन जो वर्क डन इक्वल टू पी डी भी होता है ये जीरो नहीं होता है। ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा और थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर वर्क डन जीरो है तो वर्क डन इक्वल टू पी डी भी होता है, लेकिन वो इक्वल टू जीरो नहीं होता है, क्योंकि आपको वॉल्यूम में डिफरेंस आता ही है, प्रेशर तो कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो मेनली इसमें क्या होता है कि जो फ्री एक्सपेंशन होने के कारण, ध्यान दीजिएगा, फ्री एक्सपेंशन होने के कारण कोई वर्क डन हो ही नहीं पाता है, लेकिन फॉर्मूला के बेसिस पे आता है। ठीक है, इसीलिए वर्क डन जो पीडीवी होता है वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 30 में। 30 को आप देखिए, इसको बनाइएगा। ठीक है, क्योंकि मेनली ये ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ये हम आपको तब हम बताएंगे जब
आप लोग कोई एक स्टूडेंट इसका आंसर लिख के और सॉल्व करके देगा और उसमें भी कुछ प्रॉब्लम होगा, देन हम आपको इसका आंसर बताएंगे। चलिए पहले आपको डिफाइन करते हैं और कुछ हिंट बता देते हैं। जिससे लिखा हुआ है ए फुटबॉल वाज इन्फ्लेटेड टू ए गॉज प्रेशर ऑफ 1 बार। एक फुटबॉल है जो इन्फ्लेटेड है गॉज प्रेशर से 1 बार में। व्हेन द एम्बिएंट टेम्परेचर वाज 15 डिग्री सेल्सियस, एम्बिएंट टेम्परेचर कितना है 15 डिग्री सेल्सियस। व्हेन द गेम स्टार्टेड नेक्स्ट डे, जब अगला दिन गेम स्टार्ट होता है, एयर टेम्परेचर एट द स्टेडियम कितना होता है 5 डिग्री सेल्सियस। एज्यूम करो जो वॉल्यूम ऑफ फुटबॉल है रिमेन्स कांस्टेंट है और कितना है 2500 सेंटीमीटर क्यूब। द अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट बाय द एयर इन द फुटबॉल एंड द गोज प्रेशर ऑफ एयर इन द फुटबॉल एट द स्टेडियम रिस्पेक्टिवली इक्वल टू। तो बोलता है कितना अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट हुआ जो हम पहला दिन और दूसरे दिन के कंपैरिजन में, और गॉज प्रेशर कितना होगा। ठीक है, तो इसका हम आपको बता चुके हैं। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जो देगा हम उन्हीं को आंसर सॉल्व करके हम आंसर देंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, जो क्वेश्चन नंबर 31 है। फॉर ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस टू बी रिवर्सिबल, thermodynamic process reversible, the temperature difference between hot body and working substance should be। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो रिवर्सिबल होता है, टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा हॉट बॉडी और वर्किंग सब्सटेंस के बीच में। 0 होगा, दूसरा ऑप्शन है मिनिमम होगा, तीसरा ऑप्शन है मैक्सिमम होगा, या चौथा ऑप्शन है इन्फिनिटी होगा। तो बताइए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो रिवर्सिबल है उसमें टेम्परेचर डिफरेंस एक हॉट बॉडी और वर्किंग सब्सटेंस का कितना हो। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिए इसमें ये मेन पॉइंट है रिवर्सिबल। ठीक है, रिवर्सिबल मेन पॉइंट है। रिवर्सिबल होने के कारण, ठीक है, जो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉट बॉडी और वर्किंग सब्सटेंस के बीच में क्या होता है 0 होता है। क्यों? क्योंकि TH माइनस TC, ठीक है, और ये दोनों आपस में क्या होते हैं इक्वल होंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए अब एक और पॉइंट आपको बताते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। रिवर्सिबल प्रोसेस अगर है तो रिवर्सिबल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक स्लो प्रोसेस बोलते हैं। और स्लो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है, याद रखिए क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। तो सभी रिवर्सिबल प्रोसेस स्लो प्रोसेस होते हैं जिसे हम बोलते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, लेकिन वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। ठीक है, वाइस वर्सा ट्रू नहीं होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 32। द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ऑफ ए गैस इज द प्रोडक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस। खाली स्थान। तो आपसे पूछता है जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है किसी भी गैस का, द प्रोडक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस, और किसका होता है। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला सभी पढ़ेंगे, PV इक्वल टू MRT पढ़े हैं सभी लोग। इसमें जो R जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, ध्यान दीजिए वो क्या होता है, इसका प्रोडक्ट होता है। किस टाइप से, PV इक्वल टू R-T। ये जो R- है वो होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो R- इक्वल टू क्या हो गया MR। तो किसका प्रोडक्ट होता है मॉलिक्यूलर वेट विथ R क्या हो गया आपका। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर क्या होगा गैस कांस्टेंट। दूसरा ऑप्शन है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, या नॉन ऑफ द दिस। इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो मास वेट ऑफ द गैस और गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा A। चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, जो क्वेश्चन नंबर 33 है। द टेम्परेचर ऑफ गैस इज मेजर ऑफ। तो टेम्परेचर ऑफ गैस होता है हम किस चीज से मेजर करते हैं। पहला ऑप्शन है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, दूसरा ऑप्शन है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, तीसरा ऑप्शन है एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, या नन ऑफ द दिस। तो टेम्परेचर ऑफ गैस है वो हम क्या चीज से मेजर करते हैं, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा B। ऑब्वियसली बात है, मान लीजिए कोई गैस है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, वो कैसे पता चलेगा,
हमें काइनेटिक एनर्जी पता करना होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या फॉर्मूला होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो मॉलिक्यूल्स में कितना स्पीड है, वो कितना स्पीड से टकरा रहा है, उसके कारण कोलिजन के कारण उसमें कितना हीट जनरेट हो रहा है, तो उसी से हम पता कर पाएंगे कि टेम्परेचर ऑफ गैस क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। थर्मल इक्विलिब्रियम बिटवीन टू और मोर बॉडीज एग्जिस्ट। बोलता है दो या दो से ज्यादा बॉडी के बीच में थर्मल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है व्हेन दे आर बाउंड टुगेदर देयर इज नो चेंज इन। तो उसमें क्या चेंज नहीं होता है। पहला ऑप्शन है डेंसिटी, दूसरा ऑप्शन है प्रेशर, तीसरा ऑप्शन टेम्परेचर, या ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। थर्मल इक्विलिब्रियम, इसके बारे में आपको बताएं। थर्मल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जितने भी बॉडी है सभी बॉडी के बीच में टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। तो देयर इज नो चेंज इन, तो क्या चेंज नहीं होता है, ऑब्वियसली बात है टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम लिख चुका है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो मेरा क्वेश्चन नंबर 35 होगा। क्वेश्चन नंबर 35 में चलते हैं। 35 में क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू द गे लुसक लॉ, गे लुसक लॉ के अनुसार फॉर ए परफेक्ट गैस द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ ए गिवन मास वेरीज डायरेक्टली। जो एब्सोल्यूट प्रेशर है गिवन मास का, वेरी डायरेक्टली किससे करता है। पहला ऑप्शन है टेम्परेचर से, दूसरा ऑप्शन है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तीसरा ऑप्शन है एब्सोल्यूट टेम्परेचर इफ वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट, या वॉल्यूम इफ टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। तो बताइए, अकॉर्डिंग टू द गे लुसेक लॉ परफेक्ट गैसेस के लिए द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ गिवन मास किससे वेरी करता है। तो आपको हम बता चुके हैं गे लुसेक लॉ के बारे में। तो क्या होता है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है T, इसमें गे लुसेक लॉ में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। इसका लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ही आपको हम बता चुके थे गे लुसेक लॉ के बारे में, बॉयल्स लॉ के बारे में, चार्ल्स लॉ के बारे में। मेनली जब भी आप क्वेश्चन करें तो ये सब का फॉर्मूला हमेशा याद रखें, किसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, किसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो गे लुसेक लॉ में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाता है टेम्परेचर का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, सॉरी इसमें प्रेशर भी कांस्टेंट क्यों लिखा हुआ है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम टेम्परेचर कांस्टेंट, तो इसका आंसर सॉरी यही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 36 है। 36 में क्या बोलता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी रिगार्डेड एज ए गैस so that the gas law could be applicable within the commonly encountered temperature limit। कोई भी टेम्परेचर लिमिट आप ले लीजिए जो कॉमनली है, उसमें गैस लो कुड बी एप्लीकेबल, गैस लो किस में एप्लीकेबल हो पाएगा। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन इनटू स्टीम CO2, दूसरा ऑप्शन है O2 इनटू वाटर वेपर, तीसरा ऑप्शन है SO2 NH3 CO2 मॉइस्चर, और चौथा ऑप्शन है O2 इनटू H2 एयर। तो बताइए गैस लो किस में एप्लीकेबल होगा। तो आपके पास ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होना चाहिए मेनली। तो देखिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन किस में है, पहला में भी है, दूसरा में भी है, तीसरा में नहीं है। तो विद इन कॉमनली इनकाउंटर टेम्परेचर लिमिट डी है O2 N2 H2 और एयर। तो इसमें O2 और N2 तो होगा, O2 और N2 होगा, हाइड्रोजन और वाटर वेपर। तो इसमें मेनली O2 और N2 होता है, एक वाटर वेपर। इसका ऑप्शन आप हाँ आपको देख के बताएंगे, थोड़ा कंफ्यूजन आ गया हमको, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर आपको हम बता देंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 में टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज प्रोड्यूस ड्यू टू। तो टेम्परेचर ऑफ गैस है वो किसके कारण प्रोड्यूस होता है, कोई भी गैस का टेम्परेचर जो प्रोड्यूस होता है किसके कारण होता है। पहला ऑप्शन है हीटिंग वैल्यू के कारण, दूसरा ऑप्शन है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स के कारण, तीसरा ऑप्शन रिपल्सन ऑफ मॉलिक्यूल्स के कारण, चौथा ऑप्शन है अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के कारण। बताइए जो टेम्परेचर ऑफ किसी भी गैस का टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है किसके कारण। अभी आपको इससे पहले बता चुके हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स के कारण। सिंपल समझिए, काइनेटिक एनर्जी क्या फॉर्मूला होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। इसमें देखा जाता है कि आपका जो मॉलिक्यूल्स है
एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स से कितना ज़्यादा कोलाइड हो रहे हैं, कोलिजन हो रहा है, उसके कारण टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो रहा है। तो डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। चलते हैं अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन 38 है। द प्रेशर ऑफ ए गैस इन टर्म ऑफ इट्स मीन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ई इक्वल टू। तो आपसे पूछता है जो प्रेशर ऑफ गैस है किसके टर्म में, मीन काइनेटिक एनर्जी के टर्म में पर यूनिट वॉल्यूम ई किसके इक्वल होगा। पहला ऑप्शन है E/3, दूसरा ऑप्शन है E/2, तीसरा ऑप्शन है 3/4, चौथा ऑप्शन है 2E/3। तो बताइए। तो सबसे पहले इसमें आपको जानना होगा मीन काइनेटिक पर यूनिट वॉल्यूम होता क्या है। ठीक है, तो मीन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है 3/2, ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा, 3/2 nRT/P। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है मीन काइनेटिक एनर्जी का। तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो P इक्वल टू आ जाएगा आपका 2/3E। इसमें आपका चाहिए E इक्वल टू क्या है, तो E इक्वल टू क्या हो गया 3P/2। तो आंसर कहाँ है 3P/2। ओ सॉरी, हमको क्या पूछा है, मेन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम E इक्वल टू मेन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमसे मेन काइनेटिक एनर्जी, एक सेकंड रुकेगा, मेन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मेन काइनेटिक एनर्जी होता है 3/2 nRT/P। ठीक है, इसमें आपको P इक्वल टू होता है 2E/3, देन आपका ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/2P। यहाँ से आप PV इक्वल टू nRT लगा के आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 में, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ फॉर परफेक्ट गैस। तो बॉयल्स लॉ के अनुसार परफेक्ट गैस में क्या कंडीशन लगेगा, बताइए। पहला ऑप्शन है T2/T1 इक्वल टू P2/P1 अगर V कांस्टेंट है। सेम कंडीशन है जब P कांस्टेंट है, P1/P1 इक्वल टू V2/V1 जब T कांस्टेंट है। तो सिंपल आपको इतना ही याद रखना है बॉयल्स कांस्टेंट में टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट तो क्या हो गया PV इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब P1/V1 इक्वल टू P2/V2। ठीक है, तो इस यहाँ आप फिर लगा सकते हैं P1/P2 इक्वल टू V2/V1 किस कंडीशन में, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। बस तो आपको इतना याद रखना है कि बॉयल्स लॉ में मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है बस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो क्वेश्चन नंबर 40 है। बोलता है बॉयल्स लॉ जो PV इक्वल टू कांस्टेंट होता है और T इक्वल टू कांस्टेंट इज एप्लीकेबल टू गैस अंडर ऑल रेंज ऑफ प्रेशर, ओनली स्मॉल रेंज ऑफ प्रेशर, हाई रेंज ऑफ प्रेशर या स्टेडी चेंज ऑफ प्रेशर। किस कंडीशन में हमें बॉयल्स लॉ लगाते हैं, बताइए। तो ध्यान रखिएगा ओनली स्मॉल रेंज ऑफ प्रेशर, प्रेशर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, प्रेशर बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, तो ओनली स्मॉल रेंज ऑफ प्रेशर पे हम बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल होता है। 41 में बात करता है, तो अकॉर्डिंग टू विच लॉ ऑल परफेक्ट गैसेस चेंज इन वॉल्यूम बाय 1/273 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर व्हेन प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। तो बोलता है किस लॉ के अनुसार सभी परफेक्ट गैसेस चेंज होते हैं वॉल्यूम बाय 1/273 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का चेंज होने पर, जब प्रेशर कांस्टेंट होगा। अगर आपको ज़्यादा कुछ नहीं सूझ रहा है, बस इतना समझ ली, देख रहे हैं प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, तो किस कंडीशन में प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो इतना आपको पता होना होगा। तो चार्ल्स लॉ में, चार्ल्स लॉ में क्या होता है, आपका प्रेशर कांस्टेंट होता है और इस कंडीशन पे भी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T का। ठीक है, तो इसका आंसर, हाँ ऑप्शन है जूल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, रेनॉल्ड्स लॉ या चार्ल्स लॉ। तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स लॉ। ठीक है, अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 42। ए परफेक्ट गैस है 27 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं अनटिल द वॉल्यूम वाज डबल, तब तक हीट करना है
जब तक उसका वॉल्यूम डबल ना हो जाए। टेम्परेचर ऑफ गैस विल बी, अब टेम्परेचर ऑफ गैस कितना होगा? पहला ऑप्शन है 270 डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन है 540 डिग्री सेल्सियस, तीसरा ऑप्शन है 327 डिग्री सेल्सियस, चौथा ऑप्शन है 729 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए, फॉर परफेक्ट गैस 27 डिग्री सेल्सियस से हीटेड करें अंटिल जब वॉल्यूम उसका डबल हो जाता है। तो देखने से लग रहा है इसमें क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर का। ठीक है, तो V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2 डायरेक्ट लगा दीजिए। V1 आपका दिया हुआ है, स्टार्टिंग V1 कितना हो गया, V, स्टार्टिंग में आपका V हो जाएगा। बोल रहा है कि आपका वॉल्यूम क्या हो रहा है, डबल हो जा रहा है, तो ये हो गया 2V। ठीक है, टेम्परेचर दिया हुआ 27 डिग्री सेल्सियस, तो पहले से चेंज कर लीजिए केल्विन में। 27 प्लस 273 कितना हो गया, 7 × 10 0, 2 2 4 5, लगभग 350। ठीक है, 273, सॉरी गलत है, फिर से कर रहे हैं। 273 अपॉन प्लस 27, 300 डिग्री केल्विन आएगा। ठीक है, तो 300 डिग्री भी कट जाएगा आपका, ये इंटू में जाएगा 200, टोटल कितना हो गया 600 केल्विन। अब 600 केल्विन आंसर सब सेल्सियस में है, तो 600 में माइनस कर दीजिए 273, कितना हो जाएगा, तीन सौ सत्ताईस डिग्री सेल्सियस। सॉरी तो कैलकुलेशन दिक्कत हो गया, 327 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो क्वेश्चन नंबर 43 है। विच ऑफ द फ्लोइंग लॉ इज एप्लीकेबल फॉर द बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस, मतलब किस कंडीशन, किस लॉ एप्लीकेबल होगा बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे लुसक लॉ, या ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। जिसका हो जाएगा ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। हम जो पढ़ते हैं चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ और गे लुसक लॉ, सभी किस कंडीशन में होता है, परफेक्ट गैसेस पे ये फॉर्मूला निकलता है। ठीक है, चलिए एक बार और आपको बता देते हैं, आपको समझने में आसानी होगा, याद करने में। बॉयल्स लॉ में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ठीक है, गे लुसक लॉ में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। चार्ल्स में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। बस यही ध्यान, यही याद रखिए, इतना बहुत सारा क्वेश्चन इसी से बन जाएगा। 44 में बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ, डाल्टन लॉ के अनुसार द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैस इक्वल टू, जो टोटल प्रेशर होता है किसी मिक्सचर ऑफ गैसेस का, किसके इक्वल होता है? पहला ऑप्शन है ग्रेटर ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल, दूसरा ऑप्शन है एवरेज ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल, तीसरा ऑप्शन है सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल, चौथा ऑप्शन है सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय द एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। तो बताइए डाल्टन लॉ के अनुसार जो टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस है किसके इक्वल होता है? तो सबसे पहले समझते हैं डाल्टन लॉ के बारे में। डाल्टन लॉ क्या है, क्या बोलता है कि डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर स्टेट करता है डेट मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस the total pressure exert is equal to the sum of the partial pressure of the individual gases। तो डाल्टन लॉ क्या बोलता है कि टोटल प्रेशर, प्रेशर किसके इक्वल होता है, टोटल प्रेशर इक्वल होता है सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल गैसेस। हर एक इंडिविजुअल गैसेस में जितना प्रेशर लग रहा है पार्शियल प्रेशर इक्वल टू होता है टोटल प्रेशर, ये बोलता है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। ए क्लोज सिस्टम इज वन इन विच, तो आपसे पूछता है क्लोज सिस्टम इन विच क्या है। तो क्लोज सिस्टम सीधे आप समझ जाइए कि क्लोज सिस्टम का क्या मतलब है। क्लोज सिस्टम का मतलब है मास तो ट्रांसफर नहीं हो सकता है लेकिन एनर्जी में भी ट्रांसफर, मास ट्रांसफर नहीं हो सकता है लेकिन एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है। अगर क्लोज सिस्टम में क्या हो, हीट ट्रांसफर न करने का ऑप्शन दिया हो, तो आप कह सकते हैं कि एनर्जी भी ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हमसे सिर्फ पूछा है क्लोज सिस्टम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन है मास डज नॉट क्रॉस बाउंड्री ऑफ द सिस्टम थ्रू एनर्जी में डू सो, मास क्रॉस द बाउंड्री। तो इसका ऑप्शन तो पहले ही दिख रहा है, देखने को जरूरत ही नहीं है, मास क्रॉस नहीं हो पाएगा।
क्वेश्चन नंबर 46 में बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस एज्यूम दैट द कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या एज्यूम करता है, जो कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है वो क्या होता है, परफेक्ट इलास्टिक होता है, परफेक्ट इलास्टिक होता है, परफेक्ट पार्शियल इलास्टिक होता है, या पार्शियल इन इलास्टिक होता है। तो बताइए, जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के कारण जो कोलिजन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो क्या होता है। तो कुछ पहले आपको मैं एजप्शन बता देता हूँ, एजप्शन बता देते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में। जो गैस होता है, इट कंपोज ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस दैट आर लार्ज कंपेयर टू देयर साइजेस। तो क्या बोलता है, जो गैस है कंपोज होता है बहुत लार्ज नंबर होता है जिसका आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स होता है, मूविंग होता है रैंडम डायरेक्शन पे। गैसेस मूव क्या करता है, रैंडम डायरेक्शन मूव करता है, और उसका जो बीच का डिस्टेंस होता है उसके साइज से भी बड़ा होता है। ठीक है, सेपरेटेड टू डिस्टेंस होता है, डेटा लार्ज होता है कंपेयर टू द साइज। द मॉलिक्यूल्स अंडरगो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन लॉसेस विथ ईच अदर। तो इसमें क्या होता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोलिजन होता है वो होता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। उसमें क्या होता है, कोई एनर्जी लूज नहीं होता है। इसका मतलब जो मॉलिक्यूल्स अपने आप किसी जो रैंडम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, ठीक है, उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो साइज से बड़ा होता है। ठीक है, तो उसमें जो कोलिजन होता है उसमें क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है। कैसा होता है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है। इसका क्या मतलब है, कोई एनर्जी लूज नहीं होता है, नो एनर्जी लूज। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 47 में। द कंडीशन ऑफ परफेक्ट वैक्यूम एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर कैन बी अटेन्ड एज। तो कंडीशन का परफेक्ट वैक्यूम मतलब परफेक्ट वैक्यूम होना चाहिए, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर पे कैन बी ऑब्टेन एट, कितना टेम्परेचर पे ऑब्टेन होगा। बताइए, ऑप्शन है -27 पे, दूसरा ऑप्शन है 0 पे, तीसरा ऑप्शन 273 पे, या नेगेटिव पे। तो याद रखिए, अगर 0 डिग्री प्रेशर पे तो परफेक्ट वैक्यूम चाहिए तो हमें टेम्परेचर कितना होना होगा, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक है, हमको क्या होना होगा, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होना होगा, -273.16 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेगेटिव में होना चाहिए। चलिए अगर इससे आप नहीं समझ पा रहे हैं तो एक एग्जांपल आपको हम बताते हैं, आप आराम से समझ जाओगे। परफेक्ट वैक्यूम का क्या मतलब है, पूरा खाली, इसमें कुछ एयर वेयर नहीं है, समझ गए। चलिए आप पृथ्वी से ऊपर चलिए, पृथ्वी से ऊपर चलने पर क्या होता है, आपका टेम्परेचर क्या होने लगता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। एक समय तो ऐसा आएगा जो आपके बर्फ उर्फ हल्का हल्का मिलने लगेगा। तो उस जगह क्या होता है, आपका जो एयर है, एयर का मात्रा क्या होता है, कम होने लगता है। तो आप गौर कर सकते हैं, एयर का मात्रा कम होने से, ठीक है, टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो परफेक्ट वैक्यूम होने के कारण हमें टेम्परेचर नेगेटिव चाहिए, -273.16 डिग्री सेल्सियस। हल्क मूवी का सीन अगर याद होगा तो आप समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या बोलता है, ए ओपन सिस्टम इन विच, ओपन सिस्टम में क्या होता है, ठीक है, ओपन सिस्टम में मान लीजिए ओपन है, तो ओपन में क्या मास भी ट्रांसफर कर सकता है, एनर्जी भी ट्रांसफर कर सकता है। तो ऐसा ऑप्शन देखिए, बोथ एनर्जी एंड मास कैन ट्रांसफर। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नाउ अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 49। 49 में क्या बोलता है, चेंज इन इंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम इज द हीट सप्लाई एट। तो चेंज इन इंथैल्पी ऑफ सिस्टम में हीट सप्लाई कितना पे होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, या कांस्टेंट एंट्रोपी पे। तो अगर चेंज इन एंथैल्पी अगर आपको याद होगा तो इसका फॉर्मूला होता है mCp डेल्टा टी, मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, प्रेशर कांस्टेंट में चेंज इन एंथैल्पी होता है जिसमें हीट का ट्रांसफर होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर, ए ऑप्शन। चलिए बात करते हैं 50 में। 50 में क्या बोलता है, इफ ए फ्लूइड एक्सपेंड सडनली, अगर फ्लूइड एक्सपेंड होता है सडनली इनटू वैक्यूम में थ्रू ए ओरिफिस ऑफ लार्ज डायमेंशन,
कि बहुत सी छोटी छिद्र से जिसका डायमेंशन लार्ज है, देन सच ए प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, फ्री एक्सपेंशन, हाइपरबोलिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन या पैराबोलिक एक्सपेंशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, फ्री एक्सपेंशन। और सडनली एक्सपेंड होने के कारण फ्री एक्सपेंशन होता है। चलिए बात करते हैं 51 में। ये आइडियल गैस है एट 27 डिग्री सेल्सियस पे हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर टिल इट्स वॉल्यूम बिकम्स 3 टाइम द टेम्परेचर ऑफ गैस देन विल बी। तो इसमें क्या बोलता है, हीटेड कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर का, तो V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2। तो आपको 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो 273 प्लस 27 कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 300, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम क्या होता है 3 टाइम, तो स्टार्टिंग वॉल्यूम भी मान लेते हैं, फाइनल वॉल्यूम 3 भी मान लेते हैं। टेम्परेचर आपका स्टार्टिंग का दिया हुआ है 300 और T2 फाइंड करना है, तो V से V कट गया तो T2 क्या होगा, T2 इक्वल टू हो गया 900, ठीक है। T2 इक्वल टू आ गया 900 केल्विन में, 273 से माइनस कर दीजिए सेल्सियस में लाने के लिए, तो ये हो गया 7, 9 में 2 गया 2 और 7 में 9, 8 में 2 गया तो 627 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 52 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कौन सा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या मतलब है, जो मास डिपेंडेंट है, जिसमें मास आ रहा हो तो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं होता है। तो सबसे पहले हम खोजेंगे जितना हम लोग जान सकते हैं जिस चीज को, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो डेंसिटी क्या हो गया, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। याद रखिए दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का प्रोपोर्शन क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। इंथैल्पी क्या होता है, इंथैल्पी इक्वल टू फॉर्मूला पर भी लगा है, इंथैल्पी इक्वल टू एम सी पी डेल्टा टी। एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी होता है डी एस इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। इंटरनल एनर्जी क्या होता है, इंटरनल एनर्जी होता है डी यू इक्वल टू एम सी बी डी टी। सबका फॉर्मूला बता चुके हैं, तो आप आंसर बताइए कि कौन सा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, चलिए बताइए। तो विच इज नॉट ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टी यही बोलना चाह रहा है, तो इसका कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। अब बात करते हैं तो 52, तो आज का लेक्चर हम यहीं तक खत्म करते हैं, देन हम आपका स्टार्ट करेंगे एनर्जी और एनर्जी इंटरेक्शन पार्ट 3 में स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको एनर्जीज और एनर्जी इंटरेक्शन का बीट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे हम डिस्कस करेंगे। तो इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन होगा, ध्यान दीजिएगा 2 क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ चुके हैं, वैसे स्टूडेंट जो इंटरेस्टेड हैं थर्मोडायनेमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो कमेंट सेक्शन में आप सॉल्व करके दें, हम मेनली वही स्टूडेंट को जवाब देंगे और सोल्यूशन देंगे जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो और करना चाहते हो। धन्यवाद। आपका अपना यूट्यूब चैनल है मैकेनिकल लवर्स।